हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बलगतिकी। हम लोग रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं कक्षा 12 के लिए। रसायन विज्ञान हम लोग कवर कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 विलयन पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन पढ़ लिया है, ठीक है। यदि अभी तक आपने इन चैप्टरों को नहीं पढ़ा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, चैनल के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा। दोनों चैप्टर्स की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो पहले इन दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद तीसरे चैप्टर को शुरू कीजिए। तीसरे चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। तो आज हम इस चैप्टर पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। तो चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें इस चैप्टर में मेन टॉपिक्स क्या पढ़ने हैं उसका एक प्रोफार्मा बनाना होता है, यानी कि इसमें हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। जो इस चैप्टर के जो मेन टॉपिक्स हैं उनकी बात हमें करनी है। तो पहले हम उन टॉपिक्स को समझ लेते हैं कि हाँ भाई, हमें एक अंदाज रहेगा कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने पिछले सभी चैप्टर्स में किया है। पहले चैप्टर में भी हमने एक समरी ली थी, पहले क्या पढ़ना है हमें वो सब आपको पता होना चाहिए चैप्टर शुरू होने से पहले ही। वो आपको बहुत ज़रूरी होता है पढ़ाई में, ठीक है। आपको पता रहेगा तो आपको पता रहेगा कि आपका कितना चैप्टर अभी रह गया है, किस पेज पे आप चल रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है, क्या बाकी है, वो सब आपको पता रहेगा, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ेंगे पहले उसको। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रो, परिचय पढ़ेंगे कि रासायनिक बलगतिकी है क्या और इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, इस चैप्टर को हम पढ़ क्यों रहे हैं और ये क्या है, क्या इसमें पढ़ेंगे, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। देन हम पढ़ेंगे अभिक्रिया का वेग। क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया वेग क्या है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। कि जब अभिकारकों की सांद्रताएं परिवर्तित होती हैं, उत्पादों की सांद्रताएं परिवर्तित होती हैं, तो वो उससे कैसे अभिक्रिया वेग को हम डिफाइन करते हैं, वो सब हम सीखने वाले हैं अभिक्रिया वेग के अंतर्गत। उसके बाद हम सीखेंगे कि अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है कब इंक्रीज होगा, कब बढ़ेगा, कब घटेगा, कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करेंगे, वो सब हम सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम वेग नियम पर चले जाएंगे, ठीक है। क्या हम पढ़ेंगे? वेग नियम या वेग समीकरण। क्या हम पढ़ेंगे? वेग समीकरण पढ़ेंगे, ठीक है। तो वेग समीकरण के बाद हम आ जाएंगे अभिक्रिया की आणविकता पर, ठीक है। यहाँ हम क्या पढ़ेंगे? रेट इक्वेशन, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? रेट इक्वेशन पढ़ेंगे। देन हम आ जाएंगे अभिक्रिया की आणविकता, मोलिकुलरिटी। मोलिकुलरिटी का मतलब अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं, ठीक है। कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है उसमें कितने अभिक्रिया में अणु भाग ले रहे हैं, उसको मोलिकुलरिटी कहते हैं। डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए क्या होगा, कॉम्प्लेक्स अभिक्रियाओं के लिए क्या होगा, ठीक है, वो सब हम बात करेंगे। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। क्या पढ़ेंगे हम? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि क्या है, ठीक, कैसे हम इसको निर्धारित करते हैं, अभिक्रिया की कोटि को कैसे ये प्रभावित करती है रेट को, वो सब हम सीखेंगे। देन हम आ जाएंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पर, समाकलित वेग समीकरण। क्या हम पढ़ेंगे? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पे आ जाएंगे और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के साथ साथ ही हम सभी अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शन पढ़ेंगे। जैसे हम
जीरो ऑर्डर की रिएक्शन पढ़ेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन पढ़ेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन पढ़ेंगे, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ये कैसी हो जाएगी? शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। इन सबको हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे जो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की बात करेंगे, ठीक है। प्रथम कोटि की जो छद्म कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, जो आभासी आणविक अभिक्रियाएं होती हैं उनकी बात कर लेंगे। देन अभिक्रिया की कोटि का कैसे निर्धारण होता है वो समझ लेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे कोलिजन थ्योरी, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम लोग? कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी के बाद एक्टिवेशन एनर्जी की बात करेंगे, सक्रियण ऊर्जा। एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा क्या है, कब किसको हम एक्टिवेट मॉलिक्यूल कहेंगे, किसको नॉन एक्टिवेट मॉलिक्यूल कहेंगे। उसके बाद आ जाएंगे आरहेनियस समीकरण। ये क्या है? आर्थेनियस नहीं है, ये है आरहेनियस समीकरण, ठीक है। तो इतना हमें पढ़ना है, आरहेनियस इक्वेशन। ये हमारा पूरे चैप्टर में हमें ये पढ़ना है। सबसे पहले अभिक्रिया वेग पढ़ना है, वेग को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने हैं, वेग समीकरण पढ़ने हैं, कोटि और आणविकता पढ़नी है, फिर समाकलित वेग समीकरण पढ़ने हैं, ठीक है। उसमें प्रथम कोटि पढ़ना है, शून्य कोटि पढ़ना है और द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं पढ़ना है। देन हमें कोलिजन थ्योरी पढ़नी है। कोलिजन थ्योरी के साथ साथ हम एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट भी देखेंगे डिटेल में। और उसके बाद हमें आरहेनियस का इक्वेशन पढ़ना, आरहेनियस का समीकरण पढ़ना है। तो हमें ये सब टॉपिक इतने पढ़ने हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है आपको, इनका एक मैप बना लेंगे, एक पॉइंट वाइज ये सभी टॉपिक लिख लेंगे कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। जब ये टॉपिक आपको पहले पेज पर लिखे मिलेंगे तो रिवीजन में आपको आसान रहेगा कि क्या क्या आपको चीज़ें पढ़नी है, और इन्हीं चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे, आसानी रहेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वो रासायनिक बलगतिकी क्या है, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स क्या है, व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है, जिसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शंस का अध्ययन करते हैं, अभिक्रिया वेग का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अभिक्रिया वेग का अध्ययन करते हैं, ठीक है। उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं, कौन कौन से, ठीक है, सिस्टम्स बनेंगे, मैकेनिज्म बनेंगे, ठीक है, जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन वर्क करेगा। कैसे आप रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करोगे, कैसे आप अभिक्रिया का वेग निकालोगे, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शंस के आधार पर अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, इन सब को हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। यानी कि अभिक्रिया की दर से संबंधित जितनी चीजें होंगी, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया वेग मतलब अभिक्रिया की दर, इससे संबंधित जो कुछ भी मसौदा होता है, जो कुछ भी पूरा मटेरियल होता है, वो सब कब पढ़ते हैं हम, किस टॉपिक में पढ़ते हैं? केमिस्ट्री की एक ब्रांच है केमिकल काइनेटिक्स, उसी में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। याद रहेगा। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना क्यों है? क्योंकि जो ढेर सारी अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, जैसे मान लो आपका सिंपल सा है, आपके घर में दूध है, तो दूध से क्या होगा? दही बन रहा होगा, कंटिन्यूअसली बन रहा होगा, तो उसका दूध से दही बनने का एक वेग होगा, उस रिएक्शन का एक वेग होगा। यदि हम उस वेग को समझ लेंगे तो उस वेग को हम कम कर सकते हैं, उस वेग को हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। दूध से दही जल्दी बनाना है तो भी हम बना सकते हैं, हमें केमिकल काइनेटिक्स वहाँ भी यूज होगी। और यदि हमें दही नहीं बनने देना है तो वहाँ भी यूज होगी। कैसे हम उसको स्लो करेंगे, रेट को कैसे रेट को फास्ट करेंगे, वो सब चीज़ें आपको इसी में तो समझ में आएंगी, इसी चैप्टर में, ठीक है।
मान लो आप कुछ बना रहे हैं लैब में, ठीक है, तो वहाँ भी आपको ये जरूरत पड़ेगी रासायनिक बलगत की। ठीक, कोई अभिक्रिया कैसे हो रही है, कितनी देर में संपन्न होगी, ये सब आप किसमें सीखेंगे, रासायनिक बलगतिकी के अंदर ही सीखेंगे। ठीक है, तो कोई अभिक्रिया कितनी जल्दी हो रही है या कितनी देर में हो रही है, इस आधार पर अभिक्रियाओं को 3 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांट देते हैं, ठीक है, कोई अभिक्रिया कितनी तेज हो रही है, कितनी धीमी हो रही है, इसी के आधार पर हमने 3 भागों में बांट दिया। पहली थी तीव्र रिएक्शंस, कैसी थी, तीव्र अभिक्रियाएं। दूसरी थी मध्यम अभिक्रियाएं, और तीसरी होती हैं अति मंद अभिक्रियाएं। ठीक है, अति मंद अभिक्रियाएं। कितने ग्रुप में बांट लिया हमने, 3 ग्रुप में। एक होगा फास्ट रिएक्शन, एक हो गया मॉडरेट रिएक्शन, एक हो गया स्लोएस्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन। ठीक है, तो अभिक्रिया कितनी स्पीड से हो रही है, किस दर से हो रही है, कितनी देर में संपन्न हो रही है, इस आधार पर हमने अभिक्रियाओं को 3 ग्रुपों में बांट लिया। कितने वर्गों में बांट लिया है, 3 ग्रुपों में। पहली होती है तीव्र अभिक्रियाएं। तीव्र अभिक्रियाएं क्या है, नाम से स्पष्ट, जो क्या हो, बहुत जल्दी संपन्न हो। ठीक है, इनका वेग नहीं माप सकते। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसका, जो इसका अभिक्रिया का वेग होगा वो क्या होगा, पॉसिबल नहीं है मेजर करना। ठीक है, क्योंकि ये इतनी तेज होती हैं, जैसे ही हम मिलाते हैं अभिकारकों को वैसे तुरंत उत्पाद बन जाते हैं। आमतौर पर ऐसी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं। समझ आई बात। तीव्र अभिक्रियाएं जो इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस होती हैं, तत्कालिक अभिक्रियाएं होती हैं, वो इतनी तेज होती हैं, इतने जल्दी होती हैं कि उनका मापन, उनके रेट का मापन, उनके वेग का मापन, अभिक्रिया दर का मापन संभव नहीं है। ठीक है, ये अभिक्रियाएं आमतौर पर कैसी होती हैं, आयनिक होती हैं। जैसे अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, आपने HCl में NaOH मिला दिया, क्या बन गया, NaCl बन गया। विस्फोटक जो रिएक्शन होती हैं वो भी कैसी होती हैं, इंस्टेंटेनियस होती हैं। ठीक है, तीव्र होती हैं। बात समझ में आ गई, तीव्र अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रियाएं होती हैं अत्यंत मंद अभिक्रियाएं, अति मंद अभिक्रियाएं, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन। ठीक है, ये भी बहुत स्लो होती हैं। ठीक है, ये कैसे होती है, बहुत स्लो होती है, कई दिनों, महीनों, सालों लग जाते हैं। ठीक है, क्या लग जाते हैं इनको, ठीक है, महीनों, वर्षों लग जाते हैं रिएक्शंस में। जैसे आप समझो पेट्रोल का बनना, हमने क्या कहा, पेट्रोल का बनना, ये भी तो केमिकल रिएक्शन है, लेकिन कितने हजारों सालों लग गए, क्या हो गए, हजारों साल लग गए। ठीक, तो क्या इसको मेजर कर सकते हैं, नहीं। यानी कि इनके वेग को अध्ययन करना, वेग को मेजर करना भी व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। इतना समय थोड़ी लगाएंगे हम, इतने दिन आप जिंदा ही नहीं रहोगे। ठीक, उदाहरण जैसे हम कहें लोहे में जंग लगना, तो लोहे में जंग लगना भी क्या है, स्लो प्रोसेस है। कई महीनों में, जब महीनों लोहा पड़ा रहेगा बाहर हवा पानी में, तब इसमें क्या लगेगा, जंग लगेगा। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी है, लोहे में जंग लगना क्या होता है। ठीक है, वो कैसे होता है, गैल्वेनिक सेल बन जाता है। हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, संक्षारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत। रिवाइज करना पड़ेगा, पूछा जाएगा आपसे बोर्ड पेपर में कि जो रस्टिंग है उसका इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी क्या है, कैसे होता है रस्टिंग, तो वो हम सब पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो पेट्रोल का बनना, लोहे में जंग लगना, ये सब कैसी अभिक्रियाएं हैं, ये सब एक्सट्रीमली स्लो अभिक्रियाएं हैं। इनका रेट भी, इनका वेग भी हम व्यवहारिक रूप से नहीं निकाल सकते। देन उसके बाद आती हैं मध्यम अभिक्रियाएं, इनको क्या कहेंगे, मध्यम अभिक्रियाएं। ठीक है, मॉडरेट रिएक्शंस। ठीक है, इनका वेग ना तो बहुत तेज होगा ना ही बहुत धीमा होगा, यानी कि इनका रेट ऑफ रिएक्शन आप निकाल सकते हो। तो इनका क्या कर सकते हो आप, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का
वेग क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। यानी कि अब हमारे काम की अभिक्रियाएं कौन सी बची, यही तीसरी वाले हमारे काम की। इस चैप्टर के काम की अभिक्रियाएं कौन सी हैं, पहली वाली जो थी वो बहुत तेज थी, तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, अभिक्रिया की दर निकालना तो संभव ही नहीं था। दूसरी वाली रिएक्शन इतनी स्लो थी कि व्यवहारिक रूप से कठिन हो जाता है। संभव तो है लेकिन व्यवहारिक रूप से इतना समय देना भी टफ है, कठिन है, तो हम नहीं निकालते हैं। तीसरी अभिक्रियाएं हो गई मध्यम अभिक्रियाएं, मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, इनका वेग ना तो बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, यानी कि इनका वेग आप निकाल सकते हो। इनका वेग आप क्या निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे शर्करा का इन्वर्जन, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन, ठीक, एसिटिक अम्ल का आयनन, ये सब कैसी रिएक्शन हो जाएंगे, ये कैसी अभिक्रिया हो जाएंगी, मॉडरेट रिएक्शन हो जाएंगी। तो इनका आप रेट आसानी से निकाल सकते हो। देन बात आती है कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग है क्या, रासायनिक अभिक्रिया का वेग है क्या, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, जो ROR है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो क्या है। तो रेट ऑफ रिएक्शन है कोई भी, जब हमने A से B बनेगा, क्या बनेगा, समझो A से B बना, तो A क्या है, अभिकारक, तो अभिकारक किस में कन्वर्ट होगा, उत्पाद में। तो अभिकारक की जो सांद्रता होगी, जो मात्रा होगी, वो क्या होगी, कम हो जाएगी, कम होती जाएगी। और जो उत्पाद है इसकी जो सांद्रता होगी, जो मात्रा होगी, वो क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। और इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, घटेगी। क्या होगी, घटेगी। तो अभिकारक की सांद्रता क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, और उत्पादों की सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अभिकारक की सांद्रता में जितनी कमी आई उसका समय के साथ अनुपात, या उत्पाद की सांद्रता में जितनी बढ़ोतरी हुई, जितनी वृद्धि हुई, उसका समय के साथ अनुपात ही क्या कहलाता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। यानी कि अभिक्रिया वेग हमें क्या बताता है, इस समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता कितनी कम हुई या उत्पादों की सांद्रता कितनी बढ़ी। ठीक है, यानी कि आपको अभिक्रिया वेग क्या बताएगा, रेट ऑफ रिएक्शन आपको बताएगा, रेट ऑफ रिएक्शन आपको बताएगा कि जो डेल्टा R है, ठीक है, वो डेल्टा T है। यहाँ कमी हो रही तो माइनस लगा लिए, यानी कि जो डेल्टा R है, प्रोडक्ट की सांद्रता, रिएक्टेंट की सांद्रता में कितनी कमी आई उसका समय के साथ अनुपात, या ये क्या बताएगा, उत्पाद की सांद्रता में प्रोडक्ट की सांद्रता में कितनी वृद्धि हुई उसका समय के साथ अनुपात क्या बताएगा, अभिक्रिया वेग कहलाएगा। यानी कि अभिकारक जो है, अभिकारक की सांद्रता में कमी, वो बटे में क्या आएगा, समय अंतराल, समय अंतराल। ठीक है, माइनस में रहेगा क्योंकि अभिकारक की सांद्रता क्या कैसी हो रही, घट रही है। जबकि उत्पादों के पदों में लिखेंगे तो क्या आएगा, उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि कितनी बढ़ी, बटे में क्या आएगा, समय अंतराल। यहां कैसा रहेगा, ये प्लस में रहेगा क्योंकि ये बढ़ रही है। तो याद रखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शंस को हम उत्पादों के टर्म में भी लिख सकते हैं और अभिकारकों के टर्म में भी लिख सकते हैं। उत्पादों के पदों में भी लिख सकते हैं अभिक्रिया वेग को, और अभिकारकों के पदों में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभिकारकों की सांद्रता में कितनी कमी आ रही है समय के साथ, वो भी अभिक्रिया वेग है, या उत्पादों की सांद्रता में कितनी वृद्धि हो रही है, वो भी अभिक्रिया वेग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वही चीज है जो अभी हमने समझाया, ठीक, कि इकाई समय में, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अभिक्रिया वेग कहलाता है। ठीक है, अभिकारक के संदर्भ में बात करें तो क्या आ जाएगा, डेल्टा R बटे डेल्टा T कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा।
और उत्पाद के संदर्भ में बात करें तो रेट क्या आ जाएगा, डेल्टा पी बटे डेल्टा टी। ठीक है, धनात्मक रहेगा। ऋणात्मक चिन्ह का मतलब क्या है कि सांद्रता घट रही है, और धनात्मक चिन्ह का मतलब क्या है, सांद्रता बढ़ रही है। वही चीज हमने यहाँ पर सीख ली। ठीक है, बात करते हैं आगे। तो बात करते हैं हम, एक होता है औसत वेग। ठीक है, बात करते हैं हम औसत वेग और तत्कालिक वेग, तत्क्षणिक वेग, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हमने दो ग्रुप में कर लिया। एक तो हमने बांट दिया कि एवरेज रेट क्या है, और दूसरा हमने बांट दिया कि इंस्टेंट रेट क्या है। ठीक है, तो एवरेज रेट क्या है, एवरेज रेट है एक निश्चित समय डेल्टा टी के लिए मापते हैं इसको। किसके लिए मापते हैं, एक निश्चित समय के लिए मापते हैं, और समय अंतराल क्या होता है, मापन योग्य होता है। जो क्या होगा, समय अंतराल होगा वो कैसा होगा, मापन योग्य होगा। डेल्टा टी मतलब पर्याप्त बड़ा होगा। ठीक है, तो आर एवरेज, रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज क्या होगा, R2 माइनस R1। ठीक है, R2 माइनस R1 बटे में T2 माइनस T1, और ये कैसा होगा, माइनस का होगा। यानी कि जो आपका होगा वही क्या होगा, डेल्टा R अपॉन में डेल्टा T, जो अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका औसत वेग हो जाएगा। लेकिन तत्कालिक वेग में क्या होता है, किसी विशेष समय पर, यानी कि डेल्टा टी जो है वो अत्यंत छोटा हो जाता है, लगभग जीरो हो जाता है। डेल्टा जो टी है वो टेंस टू कैसा हो जाए, जीरो हो जाए, अत्यंत छोटा हो जाए। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम इंस्टेंटेनियस रेट, तत्क्षणिक वेग। क्या कहेंगे, तत्क्षणिक वेग। ठीक है, किसी समय पर, किसी विशेष समय पर जो अभिक्रिया का वेग होगा उसको कहेंगे तत्कालिक या तत्क्षणिक वेग। तो इसको क्या लिख देते हैं, dr/dt लिख देते हैं। ठीक है, आपने गणित पढ़ा है तो आप इसको जानते हैं, ये क्या है, ये अवकल रूप है। क्या है, ये अवकलन रूप है। ठीक है, डिफरेंशिएशन फॉर्म है ये। जब कोई वैल्यू जीरो की ओर टेंड करने लगती है तो हम उसको डेल्टा टी से क्या लिख देते हैं, dt लिख देते हैं। और ये भी क्या हो जाएगी, ये भी जीरो की ओर टेंड कर रहा है समय, तो ये डेल्टा आर से क्या हो जाएगा, dr हो जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस रेट आपका जो तत्कालिक वेग होगा वो क्या हो जाएगा, dr/dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dr/dt। अभी हम इसको समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। आज का लेक्चर सिर्फ क्या है, इंट्रोडक्टरी है। आज सिर्फ आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा हम समझ ले रहे हैं कि वेग क्या है। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बहुत आसानी के साथ, बहुत समय लेके हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चैप्टर में। ठीक है, देन हम आ जाते हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट्स क्या होंगी, तो यूनिट्स डिपेंड करेंगी। ठीक है, यूनिट क्या होगी, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ठीक है, सांद्रता का यूनिट डेल्टा आर मतलब सांद्रता का यूनिट, और डेल्टा टी समय का यूनिट। और सांद्रता का यूनिट क्या होता है, मोल प्रति लीटर। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होता है, समय। तो यूनिट क्या बन गया ओवरऑल, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ठीक है, समय का यूनिट क्या होगा, सेकंड। तो वही इसका यूनिट क्या हो गया, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। गैसीय अभिक्रियाएं हैं तो वहां पे सांद्रता ना लेंगे, क्या लेंगे, आंशिक दाब लेंगे। ठीक है, आंशिक दाब लेंगे तो वहां पे डेल्टा पी आएगा, आंशिक दाब आएगा, तो हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रति सेकंड। ठीक, वायुमंडल प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो रेट आपको यह याद रखना है, रेट का यूनिट आपको क्या याद रखना है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब क्रिया का वेग का ग्राफ कैसे खींचता है, कुछ इस प्रकार से ग्राफ होता है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, जहां ऊपर की ओर हम ले रहे हैं सांद्रता, क्या ले रहे हैं हम, सांद्रता, नीचे की ओर हम ले रहे हैं समय। तो शुरुआत में पूरा क्या था, अभिकारक की सांद्रता थी अधिकतम, और उत्पाद की सांद्रता क्या थी, जीरो। तो धीरे धीरे ये उत्पाद की सांद्रता ऐसे बढ़ती जाएगी, और अभिकारक की सांद्रता क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। ठीक है,
ये किसका ग्राफ है? ये है अभिकारक के लिए। अभिकारक की सांद्रता समय के साथ क्या हो रही है? घट रही है। और उत्पाद की सांद्रता समय के साथ क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, तो ये सामान्य ग्राफ है। अभी हम अलग अलग देखेंगे। ठीक है, शून्य कोटि के लिए अलग प्रकार से सिस्टम बनेगा, प्रथम कोटि के लिए अलग सिस्टम बनेगा। ठीक है, द्वितीय कोटि के लिए अलग बनेगा, अलग अलग कोटि की अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग ग्राफ्स बनेंगे। तो नॉर्मली आप ऐसे समझो कि जब भी क्या होगा, कोई भी अभिक्रिया हो रही होगी तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनेगा कि जो आपका अभिकारक उसकी सांद्रता धीरे धीरे क्या करेगी? घटेगी। और जो उत्पाद है उसकी सांद्रता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी कि पहली बात हमने सीखी कि रासायनिक बलगतिकी है क्या, क्या पढ़ने वाले हैं हम इसमें? रासायनिक बलगतिकी। ठीक है, तो हमने देखा कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभिक्रिया वेग पढ़ने वाले हैं, उससे रिलेटेड सभी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो दूसरी सवाल आया कि हम किन अभिक्रियाओं का वेग माप सकते हैं? तो हमने कहा कि जो मध्यम अभिक्रियाएं होंगी, जो मॉडरेट रिएक्शन होंगी, उन अभिक्रियाओं का आप वेग नाप सकते हो। यानी कि जो ना तो बहुत तेज हो ना ही बहुत स्लो। उसके बाद हमने देखा कि अच्छा, तो अभिक्रिया वेग कैसे मापेंगे? तो हमने बताया कि अभिक्रिया वेग क्या होती है? सांद्रता में परिवर्तन होता है समय के साथ। यानी कि अभिकारकों के सापेक्ष नाप रहे हैं तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी हो जाएगा, और उत्पाद के सापेक्ष नाप रहे हैं तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी हो जाएगा। यानी उत्पादों के सापेक्ष धनात्मक रहेगा और अभिकारकों के सापेक्ष ऋणात्मक रहेगा। देन हमने ग्राफ देखा, तो हमने देखा ग्राफ कि अभिकारकों की सांद्रता क्या हो रही है? इस प्रकार से घट रही है, और उत्पादों की सांद्रता क्या हो रही है? इस प्रकार से बढ़ रही है। प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। यहाँ क्या है? समय है, और यहाँ क्या है? कंसंट्रेशन है। तो हमने ये चार बातें आज के लेक्चर में हमने सीखी। ठीक है, तो कल हम इसी को अभिक्रिया वेग को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसको पढ़ना है, नोट्स साथ साथ में बनाते चलना है। नोट्स बनाते चलोगे तो जब आप इसका रिवीजन करोगे तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा टॉपिक। ठीक है, एकदम सिंपल टॉपिक है, आसानी से हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है। मिलते हैं कल अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।